गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम में। होप आप लोगों को क्लास दिख रही होगी। आज एक नया इशू आया है आप पे। क्या आया है कि मुझे आपके कमेंट नहीं दिखेंगे, मतलब दिखेंगे बीच में ऐसे होते रहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि फोन में दिखे, उस चक्कर में इतना ज्यादा ये भी हो गया है ना। ठीक है, तो एक बार भाई अपना ऐप, अगर किसी की समस्या होगी, बहुत पेचीदा इशू किसी का होगा, तो वो मेल कर देगा, है ना। जिसको समझ ना आए चीजें वो मेल कर देंगे, साथ के साथ मैं उस चीज को शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग के यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो मुझे नहीं दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर तो दिख रहे हैं जी, एक दुनिया में 2 वीडियो अपलोड हैं। संजीत जी आप शायद नए हैं। को अर्पिता जी, मेरी ऑनलाइन फर्स्ट क्लास है। कल आप कुछ कह रही थी, मैं समझ नहीं पाई। क्या नहीं समझ पाई? कि ऐड होने के लिए कह रही थी। ओके ओके अर्पिता जी, जो हमारे ये वाले बच्चे हैं ना, पुराने वाले, अमित मिश्रा जी जरा इनका मदद करिए, और जो बाकी हर्षित, इनका मदद करिए, अर्पिता जी का, रूबी जी का। जितने भी नए आपके साथ में साथी जुड़ रहे हैं उनको आप अपने उसमें श्रृंखला में ऐड कर लो, ठीक है, ताकि चीजें शॉर्ट आउट हो जाए, इनको भी चीजें जो है पता चल जाए। ओके चलिए जी, यहाँ पर शुरू कर देते हैं। हमारा जो आज की कहानी है उसको शुरू करेंगे, और जो सिलेबस वगैरह है उसको, हाँ गोदान मैंने अपलोड करवाया था, गोदान तो देख सकते हैं आप गोदान को, कि जिसके पास नहीं है वो यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो हार्ड कॉपी है उसी को खरीदे। मेरे पास ये कवर है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कवर्स में आता है गोदान। ठीक है, मुश्किल से कितने रुपए का है? 100 रुपए का होगा, है ना, 100 रुपए का होगा। और इस तरीके से मैंने इसमें लगाए, जितनी बार भी मैंने पढ़ा, मेरा आई थिंक 4 बार पढ़ा गया आज तक, ये 4 बार पढ़ा है, 5वीं बार पढ़ रही हूँ अभी आप लोग के लिए। ठीक है, तो मतलब बहुत बार नई चीजें ही लगती है, हर बार नया सा लगता है कुछ भी, है ना। जब भी पढ़ते हैं हर बार बिटवीन द लाइन, देखो साहित्य में क्या होता है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, और ये लाइन तो है ही प्रत्यक्ष रूप से, ये क्या है, प्रत्यक्ष है, बट कहा जाता है कि बिटवीन द लाइन भी बहुत कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बिटवीन द लाइन भी हमें समझना है, जिसके लिए हमें मूल कॉपी को पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि केवल नोट्स के भरोसे हो जाएगा, तो भाई मैं ऐसे गुमराह नहीं करूंगी आप लोग को। नोट्स का महत्व होता है, पर आपको बेसिक टेक्स्ट, और बेसिक टेक्स्ट कहने का मेरा मतलब है कि जितनी भी कल मैंने आपको चीजें लिखाई, चाहे उनमें आपके निबंध हो, चाहे उसमें आपके नाटक हो, चाहे आपके उसमें उपन्यास हो, और जो सूरदास का ब्रह्मण गीत सार है, या कामायनी है, या राम की शक्ति पूजा है, या कुकुरमुत्ता है, या अंधेरे में है, या जो भी आपकी कविताएं हैं, जो भी आपका पद है, वो सारा आपको अपने आप पढ़ना है। इस चीज को याद रखेंगे, अपने आप पढ़ना है ना। मैं यहाँ पर खड़े होकर के आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, कविता का पढ़ाऊंगी। लाइन बाय लाइन किसका पढ़ाऊंगी? कविता का लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। और जो महत्वपूर्ण पद हैं जो हर साल आते हैं, उनके अर्थ भी मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी। पीछे दोहा लिखा रहेगा, पीछे जो भी चीज है वो लिखी रहेगी, परंतु यह मेरे लिए भी संभव नहीं है, और ये किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है शायद, कि आपको 150 अगर दोहे आ रहे हैं, या पूरा रामचरितमानस या पद्मावत या जो भी रचना है उसको पूरा का पूरा पढ़ना है ना, तो वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। या अगर मैं बात करूं गोदान की, या बात करूं मैला आंचल की, तो वो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकती हूँ। जहां पर जब हम शुरुआत करेंगे किसी भी रचना की, उसको स्टार्टिंग से मैं जरूर पढ़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको इसका वाचन करना है ना। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी होंगी। ओके जी, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान करें, बाद में मैसेज कर दे मुझे, कहाँ पर, मेरी ईमेल आईडी पर, जो भी समस्या हो इस पर मैसेज कर दे, monica.exampur@gmail.com। थोड़ा सा अभी समय लगेगा आपको नए पुराने बच्चों को आपस में मिलने में, बाद में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है सभी पुराने स्टूडेंट्स में, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, है ना।
तो काफी कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको काफी कोऑपरेट करेंगे बढ़िया तरीके से। अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान है। तो ये चीजें समझ में आई कि यहाँ पर ये चीजें समझ में आई कि मैं कैसे किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरे बस की बाहर है कि मैं निबंध पूरा आपको नो का नो निबंध ऐसे ऐसा लाइन लाइन मार के पढ़ाऊंगा ना, वो आप खुद खरीदेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र जी का निबंध निलय, ठीक है, एक है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का, 2 निबंध केवल पढ़ने। मैं उनको अपलोड करा दूंगी, जो उनकी बेसिक जो मूल कॉपी है उनको, ठीक है। सत्येंद्र जी वाला ले लेना, क्योंकि वो मोटी सी किताब आती है, उसको ले लेना। कौन कौन से निबंध पढ़ने, आई टेल यू, ओके। बहुत सारे हैं वैसे उसमें। नाटक में 3 नाटक खरीद लेना, और उपन्यासों में 4 उपन्यास खरीद लेना, या आपको अगर डिजिटल पढ़ने का मन है तो डिजिटल पढ़ लेना, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हार्ड कॉपी जरूर ले लें, क्योंकि हार्ड कॉपी, अब भाई इतना सोच लिया जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या 200-500 रुपए से डरना नहीं चाहिए हमें, है ना। तो ये चीजें हैं आप लोगों की, ये चीजें हैं। अब आपस में बातें और ये यहाँ जोड़ दो वहां जोड़ दो, ये बिल्कुल बंद, बिल्कुल खत्म अभी के लिए। फिलहाल बाद में करना है सारी बातें, और अभी फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम कल पढ़ रहे थे भाई, हमें पढ़ना है यहाँ पर किसको, हमें पढ़ना है गोदान को। और गोदान में हमने जो चीजें चर्चा शुरू करी थी वो कुछ इस तरीके से करी थी कि होरी राम ने अपने बैलों को दाना पानी दे दिया है, साना पानी, और वो जा रहा है। और कहाँ जा रहा है वो धनिया, और उसमें मीठी संवाद हो रहे हैं। धनिया किस प्रकार की, धनिया एक प्रकार की तेज, तर्रार और मुखर है ना। इन सब शब्दों के अर्थ आपको समझ आते होंगे। मुखर है और अपनी बात पर अड़िग रहने वाली है, किसी से डरती नहीं है, निडर है। और निडरता का जो परिचय आप देखेंगे, जब वो उसकी गाय मर जाती है तो पुलिस वाले सामने फैल जाती है बिल्कुल, कि उसके घर में डके वो करो, उसके घर में क्यों नहीं जा रहे हो, उसका भाई हुआ तो क्या हुआ। और होरी किस तरीके का है, थोड़ा सा दब्बू किस्म का इंसान है, और हमेशा से संयुक्त परिवारों में बिलीव करता है, और अपना भाई अपना ही होता है में बिलीव करता है। यहीं पर अगर हम गोबर को देखेंगे आगे, तो एक क्रांतिकारी युवक के रूप में गोबर प्रकट होता है और आधुनिकता का परिचायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धनिया का वर्णन किया कि धनिया की देह सारी ढल गई है, सारे बाल पक गए हैं। अभी 36 की तो हुई है, परंतु 36 वर्ष में ही उसका जो यौवन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिसके पीछे कारण क्या है, जिसके पीछे गरीबी, जिसके पीछे यातना, जिसके पीछे तमाम तरीके की मजबूरी, वो उसका एक कारण है, ठीक है। और गृहस्थी में उसे कुछ नहीं मिला, 2 वक्त की पेट की रोटी भी उसे लाले पड़ गए हैं। तो जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। धनिया एक जो है एक प्रश्न खड़ा कर रही है कि जिस गृहस्थी में, जिस घर में तुम कह रहे हो कि राय बहादुर के तलवे सहलाएंगे हम, उसकी गर्दन, हमारी गर्दन उसके पैरों तले दबी है, तो उन्हें सहलाने में ही कुशल है। तो कह रही कि ऐसी गृहस्थी जिसमें मैं शादी करके आई, 2 वक्त का खाना जो बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर वो भी ना मिले तो फिर ऐसी गृहस्थी में मतलब क्या है। इस परिस्थिति से उसका मन बार बार विद्रोह करता है, और 2-4 बार घुड़कियां खा लेने के बाद उसे यथार्थ कहते हैं रियलिज्म को, यानी कि सच्चाई यही है कि अब तुझे यही जीवन काटना है, और होरी ही तेरा जो है भरतार है, और होरी के साथ में ही इसी गरीबी की चादर में ही तुझे ओढ़ के रहना है। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, यानी कि परास्त होकर हार कर, मतलब ठीक है यार, अब बहस करके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यथार्थ यही है कि यही मेरी जिंदगी है, यही इसकी सच्चाई है। और हार करके, परास्त होकर के होरी की लाठी, मिर्जई जूते, पगड़ी और तंबाकू, एकदम पंच पोशाक दे दिए, ले भाई ले जा बटवा, ठीक है, सब ला करके उसके सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंख तीर कर कहा, क्या मुझे ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई हो। भाई मुझे जाना है उसके दरबार में, राय बहादुर के, राय साहब के, और वहां पर ही इज लाइक अ सर्वेंट, सीधी बात है। तो इतना देने की क्या जरूरत है, क्या मुझे ससुराल जाना है, क्या मुझे ससुराल जाना है। मनीष कल बता दूंगी वो, ठीक है। कह रहे कि 5 पोशाकें लाकर, तो ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी, मतलब मजे ले रहे हैं, नहीं, जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर के दिखाऊं और रिझा लूं, है ना। होरी के सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुल झलक झांक पड़ी। होरी क्या है, होरी इस पूरी के पूरे उपन्यास का नायक है ना, उपन्यास का नायक। और नायक की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। जो नायक की विशेषताएं होती हैं कि वह बड़ा ही बलशाली प्रकार का है, बड़ा लंबा चौड़ा गोरा, उसका मतलब छरहरा बदन। और यहाँ पर हमारा होरी कैसा है, हमारे होरी का सांवला रंग है। चलो सांवला तो समझ आया, कोई बात नहीं, सांवला रंग है। उसका जो मुंह है, मुंह पिचका हुआ है, मुंह
पिचका हुआ है। तो जो हीरोइज्म की जो डेफिनेशन हुआ करती थी ना, जो हीरोइज्म की डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन पर हमारे होरी जी बिल्कुल उसे पलट देते हैं। ठीक है, और क्या है, सांवला पिचका हुआ चेहरा। ठीक है, गहरा सांवला और पिचका हुआ चेहरा है होरी का। और धनिया ने लजाते हुए कहा, हाँ ऐसे ही तो तुम बड़े सजीले जवान हो, साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। मतलब बहुत मीठी जो है नोकझोंक हो रही है दोनों के अंदर। ठीक है, बहुत मीठी नोकझोंक दोनों के अंदर हो रही है और एक दूसरे को ही बेचारे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको क्लास दिख रही है ना? भाई एक बार बताओ, क्लास दिख रही है? अरे कोई बच्चा भाई एक बार मैसेज करे क्लास दिख रही है कि नहीं। एक बार बताओ 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 जल्दी से। रोहित सर एक बार चेक करके बताना क्लास चल तो गई है ना? इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? पक्का? देख के बता। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे तो लगा कि मैं किसे ही पढ़ा दे रही हूँ है। चलो तो होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी संभाल सावधानी से तह करके, यहाँ पे चादर वादर सी नहीं रखते, परना जिसको कई जगह बोलते हैं, कई जगह खाट पर, खाट यानी चारपाई पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मैं तो अभी 40 का हूँ, मात्र 4 साल बड़ा है धनिया से। मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं, मतलब 60 साल पर तो पट्टे बनते हैं मर्द। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। धनिया कह रही है जाकर देखो, अपना मुंह देखो, पिचक गए हो पूरी तरीके से। अभी 60 पर पाठे तुम्हारे जैसे मर्द नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं? दूध घी अंजन लगाने को तक नहीं मिलता है। अंजन यानी काजल लगाने तक को, भर के ऐसा काजल भी लगा ले, इतना तक घी दूध घर में नहीं है। घी दूध किसका परिचायक है? संपन्नता का। कह रहे कि तुम्हारी दशा देखकर मैं तो और सूखे जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। धनिया की चिंता है कि जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक तो ठीक है, तब तक तो भी चलो ओके, बट अब जब बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस बुढ़ापे में मैं अपने और तुम्हारे, हम दोनों के दिन कैसे कटेंगे, मैं इस चीज को देख देख कर और ज्यादा परेशान रहती हूँ। तो होरी की यह क्षणिक मृदुता, यानी कि क्षणिक कहा जाता है कुछ समय के लिए, मृदुता यानी कि जो मृदुपन उसके अंदर आया था, जो मीठा सोच रहा था इतनी देर से कि साली सलहजे ससुराल आदि आदि, कि इस आंच में जैसे झुलस गई हो। जैसे ये यथार्थ धनिया ने बताया कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके दरवाजे पे भीख मांगेंगे, इसमें बेचारा सारा उसका जो भी सोच रहा था ढह गया। कह रहा है, लकड़ी संभालते हुए बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया। और यही लाइन जब आप लास्ट में देखेंगे, जब होरी खेत में बेहोश होकर गिर जाता है और जब धनिया जाती है दहाड़ मारते हुए, छाती पड़ जाती है उस सीन को देख करके कि कितनी गरीब, मतलब एक घूंट पानी तक वो इंसान नहीं पी पाया है। और वास्तव में ये धनिया, उसकी होरी की बात सत्य हो जाती है। कहती है इससे पहले ही चल देंगे। कहता है होरी कि 60 तक नहीं पहुंचेंगे धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, यानी कि उस चीज को रिवोल्ट कर रही है, कह रही है कि अच्छा रहने दो, मत अशुभ अपने मुंह से निकालो। अच्छा अच्छा ठीक है, अशुभ मत निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहें तो तुम कोसने लगते हो। होरी कंधे पर लाठी रख कर के घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़े उसे देर तक देखती रही। इसके इस निराशा भरे शब्दों ने, जो कहा है ना 60 तक नहीं पहुंच पाएंगे, शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में
आतंकमय कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही हो। इस लाइन को जल्दी से अंडरलाइन कर लो कि वह जैसे अपने नारीत्व के, यानी कि जो नारी है, नारीत्व जो उसका, नारी का जो एक सार्थकता है नारी की, उस नारीत्व से वह अपने पति को अभयदान, यानी कि मतलब लंबी आयु, दीर्घायु और कभी भी उसको कोई परेशानी ना हो, उस चीज के लिए जो दान दे रही है, जो उसके लिए शुभाशीष मांग रही है, इस चीज को आप एक बार ये कर लीजिए अंडरलाइन। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का बिहू, बिहू कहा जाता है जो बहुत सारे हों, है ना, विहू सा निकलकर होरी के अंदर छिपाई लेता था। विपन्नता यानी कि गरीबी, अभाव के इस अथाह सागर में सोहाग ही तो वह तृण था, यानी कि वह तिनका था। सोहाग यानी कि पति, सुहाग ही तो वह तृण था, पर जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। एक तिनका था होरी, पर उसी को पकड़ करके वह उस अथाह सागर को, उस गरीबी, उस विपन्नता, उस अभाव के सागर को धनिया पार कर रही थी। उसी के साथ साथ वह तैर रही थी अपने 3 बच्चों को लेकर। मानो झटका दे करके उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहता, बल्कि यथार्थ के निकट होने से उसके अंदर भी वेदना की शक्ति आ गई। काना कहने से काने को दुख तो होता है, पर क्या वह 2 आंखों वाला हो सकता है? सच्चाई तो यही है कि वह काना है, तो इसी प्रकार से सच्चाई तो यही है कि होरी 60 तक नहीं पहुंच पाएगा। होरी की जो एवरेज एज है वह काफी कम होकर ही रह जाएगी। और यथार्थ अगर कहा जाए तो यह जो उपन्यास है गोदान, तो यथार्थवाद के बेहद समीप है, बेहद समीप है, या ये कहें कि यथार्थवाद पर ही आधारित है। इस तरीके की उक्तियां आपको आ जाती है कि इस चीज को, गोदान उपन्यास यथार्थवाद के करीब है, इसको उदाहरणों सहित स्पष्ट करके व्याख्या करें। तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। आप जैसे जैसे चीजें पढ़ते जाएंगे वहां पर फिर आपको क्वेश्चन में ये कोटेशंस लगानी है, ये वाला किस्सा लिख देना है, थोड़ा सा आपको कोटेशन लगा देना है कि काना कहने से बुरा तो लगता है, पर क्या वो 2 आंखों वाला हो सकता है? जब होरी अपने घर से निकल रहा था, अगर उपन्यास के प्रारंभ की बात करें तो 60 पर पाठे होते हैं मर्द। ऐसा कहने के बाद में जब जो है धनिया ने उस चीज को कहा कि तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते, क्योंकि तुम्हें ना घी ना दूध, यानी कि विपन्नता तुमने बचपन से देखी और इस चीज को कभी भरपाई नहीं हो पाई, खाने पीने को शरीर में 2 अंश नहीं गया, तो तुम्हारे जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते हैं। तो होरी कहता है कि 60 तक नहीं पहुंच पाएंगे, धनिया उससे पहले ही चल निकलेंगे। इसको हम उपन्यास के अंत में देखते हैं, जब होरी असामयिक मृत्यु का ग्रास हो जाता है। तो यह यथार्थवाद के काफी समीप है ये उपन्यास। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। आगे देख लेंगे थोड़ा सा और। कह रहे हैं कि होरी कदम बढ़ाए चला जाता था, पगडंडी के दोनों ओर ऊख यानी ईख की लहराती और हरियाली देखकर उसने कहा, यानी कि उसी की फसल है, और किसान के हृदय में अपनी फसल को देख करके, अपनी जो जमीन है उस पर उगाई हुई उस फसल को देख करके जितना जितना वो हर्ष और उल्लास से भर जाता है, जितना उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि वाह मेरी फसल और अब ये आएगी, और सपने वहीं पर गढ़ने लगता है। ऐसे ही होरी भी गढ़ने लगता है कि भगवान कहीं गों से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर ले लूंगा। यानी कि इस बार बस ये जितनी हरहराली, जितनी लहराती हुई फसल मेरी ईख की हो रही है, बस भगवान अब क्या कर दे, सुबीते से, यानी कि एक तरीके से अच्छे तरीके से सारी फसल वसल कट जाए, बढ़िया से चली जाए, तो इससे मैं एक गाय जरूर लूंगा। देशी गाय तो ना दूध दे ना उसके बछुए को किसी काम के, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा। यानी कि देसी गाय अब ज्यादा काम की नहीं रह गई है ना, ना तो वो दूध देती है ठीक से, ना उसके बछड़े जो होते हैं ना वो ठीक तरीके से चलते हैं, बस ज्यादा हुआ तो किसी तेली उली कोल्हू में लग जाते हैं। मैं इस बार पछाई गाय लूंगा, उसकी खूब सेवा करूंगा, कुछ नहीं तो 4-5 शेर, यानी कि शेर कहते हैं आधा किलो को, तो 4-5 शेर का क्या मतलब है, 2-2.5-3 किलो दूध तो दे ही देगी। अपना पता है कि भाई बिनोले तीरा तो नहीं खिला पाऊंगा, जो घास होगा उसी को खा के 4-5 शेर दूध दे देगी। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में
में ना खाया तो कब खाएगा। गोबर उसका लड़का है जिसका उम्र है अभी खाने पीने का 16 वर्ष का है, उसका शरीर अभी बढ़ने वाला है, उसकी जो उम्र है वह इस प्रकार की है। तो अगर अब नहीं खाएगा तो फिर कब खाएगा। और इस तरीके से, क्योंकि मैं उस दिन से, जब से धनिया ने क्यों कहा कि तुम्हारे जैसे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि बचपन में कुछ नहीं खाया है। जिस उम्र में शरीर बढ़ता है, जिस उम्र में चीजें होती हैं, उस उम्र में अगर तुम कुछ खा नहीं पी रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ जो है उसी तरीके से अवरुद्ध हो जाती है। तो गोबर की भी अवरुद्ध हो जाएगी। साल भर दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए, यानी कि एकदम बढ़िया नौजवान हो जाए हमारा गोबर। नहीं तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर बेचारा कह रहा है, अपने ही आपको बार बार समझा रहा है, 200 से कम की गोई ना होगी, यानी कि 200 से कम पछाई गाय नहीं आएगी। फिर गऊ ही तो द्वार की शोभा है, यानी कि ये क्या है, किसान की जो लालसा, इसका नाम गोदान क्यों है, अंत में जिसकी इच्छा के लिए पूरी जिंदगी इसने होरी ने जिया, उसको वो पूरी जिंदगी लाया भी, वो मर भी जाती है और बाद में उसी का दान कराया जाता है। लाओ गोदान दे दो, 25 पैसा कुछ देती है वो, ठीक है। गऊ ही तो उसकी शोभा है, रोज सुबह शाम देखे दरवाजे पर बंधी रहे। तो गऊ के दर्शन अगर सुबह शाम हो जाए तो फिर क्या ही कहने। न जाने कब ये साध पूरी होगी, या न जाने मेरी इच्छा, साध यानी मेरी इच्छा किस दिन पूरी होगी और किस दिन मेरे द्वार पर गाय आ जाएगी। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी, हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी क्या है, एक गाय की इच्छा है, एक गाय की इच्छा है। ठीक है जी। रूबी अभी बात करूंगी नोट्स पर। चलिए, कि हो गया, न जाने कब ये मेरी इच्छा पूरी होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमारे सामने तो ये चैलेंज है कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे इसका, यही है। चल, अभी तक मेरा आपसे उद्देश्य ये था कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है उपन्यास को। हमने 1-2 पेज पढ़ा, समझ में आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, सभी ने पढ़ा होगा, मेरा ये मानना है। तो आपने हर एक चीज को समझते हुए पढ़ा या फिर केवल स्टोरी बुक की तरह पढ़ा, थोड़ा सा बताएं मुझे। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको एक शुरुआत देते हैं कि कैसे प्रश्न आएगा और कैसे मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगी। डन। चलिए, यहां पर एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ही देख लें कि कैसा प्रश्न आता है। जी रूबी जी अभी बात करते हैं इस पर, स्टोरी बुक की तरह। जी बिल्कुल, स्टोरी बुक की तरह। मोहित आपने पढ़ा है इसको तो समझ में आई, कहानी समझ में आई, या इसका जो मर्म था वो भी समझ में आया? बताएं बताएं। यस, ओके, बताएं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखे फटाफट से, आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा अभी प्रश्न कैसा है, क्या है, क्यों है ना। फिर भी हम लिखेंगे प्रश्न, जब हमारे सामने होगा तो उसको हम यहाँ पर, क्योंकि उपन्यास सभी ने पढ़ा हुआ है। कोई ऐसा है हमारी क्लास में जिसने उपन्यास ना पढ़ा हो? ये वाला जिसने उपन्यास ना पढ़ा हो एक बार बताएं। इस साल 2021 में एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि, लिखे इस प्रश्न को, गोदान के पात्र, लिखें, गोदान के पात्र वयष्टिपरक न होकर वयष्टिपरक न होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं
सिद्ध कीजिए। जिसको ये प्रश्न समझ में आया वो बताए और जिसको नहीं आया वो भी बताए। थोड़ा सा बात करते हैं अभी आपसे। ये पूछा गया है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में। 2021 में इस साल के मेंस में सवाल पूछा गया है। थोड़ा बताएं, समझ आ रहा है? नहीं मैम, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। आप हैं विशाल जी, बच्चे पढ़ लेना इसको, है ना, इसको पढ़ लेना, उपन्यास ले लो, खरीद लो। एक मोटा मोटी मैं जो आपको बता रही हूँ यहाँ पर, मैम हमने कंबाइंड रीड किया। किसके साथ में किया? आप लोग क्या करें, एक एक दो दो बच्चे का ग्रुप बना ले। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ मैंने कैसे किया था। मेरे फ्रेंड थे, IITian थे, उनका भी एग्जाम था और हमारे पास समय काफी कम था, ठीक है, तो प्रॉपर अभी सर्विस में है। हमने क्या किया, ना तो मेरे पास उतना समय था ना उनके पास समय था, तो हमने इस चीज को, जैसे हम क्लास करते थे, 3 घंटे का हमारा क्लास होता था और हम दोनों ही फ्रेशर थे, हमने नहीं पढ़ा था इसको, एग्जाम भी देना, 3 महीने बचे थे। तो क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई गई उसको हम साथ साथ पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, जो भी अपनी भाषा में लिखना हमें आता था वो लिख लेते थे। क्रैश कोर्स था, क्लास तो कहाँ होती है 2 महीने में, 2 महीने क्लास लगाई थी, क्रैश कोर्स था, आंसर राइटिंग के लिए लगाई थी बेसिकली। टेक्स्ट भी पढ़ना है उसी दरम्यान, सोचो। तो हमने इसको घंटों घंटों फोन पे कैसे, मैंने आधा पढ़ा, एक पन्ना, फिर आदमी थक जाता है, ऐसा लगता है सामने वाला सो तो नहीं गया होगा उधर, तो सामने वाले को फिर अच्छा अब आप पढ़ो, मैं पढ़ू, आप पढ़ो। या फिर जैसे संडेज वगैरह के दिन होते थे तो बैठ करके पार्क में उस चीज को हमने वहां पर रीड आउट करा, सारा का सारा टेक्स्ट हमने 2 महीने में पढ़ा, विद द क्लास, विद द आंसर राइटिंग, 2 महीने में ये पढ़ा, ठीक है। ऑप्शनल इतना ही दिन, शुरुआत वाले अटेम्प्ट में मैंने तो इतना ही दिन दे पाई थी, मेरे पास और समय नहीं था। पर एक बहुत महत्व की चीज मुझे ये लगी कि इसको हम 2-2 या 3-3 के ग्रुप में, ज्यादा नहीं चाहिएगा, ज्यादा 10 का ग्रुप बना लिया, बहुत उसमें मतलब उसमें बहुत सही नहीं रहता है, वो सब चीजें बहुत भीड़ हो जाती है। 2 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप बनाइए अच्छे मैच्योर लोगों के साथ और टेक्स्ट पढ़ना शुरू करें, है ना, कंबाइंड वे में, और चीजों को डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। हेल्दी ग्रुप्स बहुत अच्छे होते हैं यूपीएससी के लिए, है ना। और अगर बहुत ज्यादा किसी को है तो वो अपना वो भी देख सकते हैं, दूरदर्शन ने भी कवर करा है इस सीरीज को, वो 7-8 घंटे में हो जाएगा, आप वो सुन भी सकते हैं। एकदम वाचन जो होता है, गोदान वाचन, अगर आप ऐसा डालेंगे उस पर तो आपको वो भी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, डन। हाँ, जिन्होंने सीरियल देखा है बड़ी अच्छी बात है ना, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? ओके, चलिए जी। इसके बारे में दिख रही है, अच्छा बच्चे मुझे आपके ना कमेंट्स नहीं आ रहे, समझाते हुए पढ़े, समझते हुए पढ़े, ओके। चल, ये क्वेश्चन लिख लिया, मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, बहुत देर में आते हैं मेरे पास कमेंट, अभी 11 बजे 14 मिनट वाला कमेंट एक आया, बताइए, है ना। खैर, यहाँ पर देखेंगे, मैंने जो आपको बताया कि गोदान के पात्र व्यष्टि परक न होकर के एक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। व्यष्टि परक क्या है? व्यष्टि परक क्या होता है, पहले तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप चीजों को ज्यादा इजीली वे में लेकर के जा सकते हैं। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल, या फिर आप इसे कह सकते हैं इकाई या यूनिट। समझ रहे? एक होता है आपका समष्टि परक, समष्टि तो दिया नहीं है इन्होंने दिया है कि वर्ग का प्रतिनिधि, वर्ग के प्रतिनिधि। सवाल का मतलब समझे? ये कह रहे हैं यहां पर कि जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी जाएंगी कम से कम उनको अपनी कॉपी में नोट करते चले, कॉपी बनाते चले। क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझो, दिमाग में 2 बार पढ़ो कि गोदान के पात्र व्यष्टि परक ना होकर संपूर्ण समाज का या संपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको कहां पर ऐसा लगा कि होरी केवल एक यूनिट, केवल इंडिविजुअलिज्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं लगा कहीं पर भी। होरी की जो दशा है वो समस्त भारत के किसानों की दशा है। शुरुआत में ही प्रेमचंद ने लिखा है कि सेमारी और बेलारी 2 गांव है। आपने देखा क्या लिखा है? इन सब चीजों को आप अपने उत्तर में ऐड ऑन कर सकते हैं। शुरुआत में ही क्या लिखा गया है कि सेमारी और बेलारी कौन है? 2 गांव है, 2 गांव है। और इन 2 गांव को इन्होंने नहीं बताया कि इनका कौन सा जिला है, इनका कौन सा जिला है। ये कहते हैं कि सेमारी और बेलारी ऐसे ही 2 गांव हैं जैसे समस्त भारत में गांव होते हैं। यानी कि सेमारी और बेलारी जो गांव हैं वो पूरे भारत के गांव का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करें। सेमारी और बेलारी जैसे तमाम गांव तमाम भारत में उपलब्ध हैं, और ये गांव केवल किसी होरी के गांव ना होकर, केवल किसी मथुरा के गांव ना होकर के ये समस्त उत्तर भारत या पूरे के पूरे संपूर्ण भारत की गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब हम बात, यही चीजें आपको लिखनी है अपने एग्जाम में। जब हम, अब इसकी भाषा क्या होगी अभी बताऊंगी मैं। जब हम बात कर रहे हैं होरी की, तो होरी कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, कोई व्यष्टि परक नहीं है। होरी समस्त, अभी समझा रही हूं, इसे लिखवाऊंगी मैं आपको भाषा में, है ना। कैसे शुरू करना है, बड़ा चैलेंज होता है ना, पहली बार लिख रहे होंगे आप लोग, कैसे शुरू करें। शुरू में गोदान का ही लिखना शुरू कर दें या फिर कुछ और लिखें, प्रेमचंद जी ने क्या कहा, कैसे कहा, वो लिखें कि क्या है ये, वो लिखें। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं, अभी मैं इसे भाषा में आपको लिखवा दूंगी। समस्त भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? समस्त भारत के किसानों का। इनकी जो स्थिति है वो समस्त भारत के किसानों के शोषण की स्थिति है। इनकी जो गरीबी है, इनकी जो वंचना है, इनकी जो विवशता है, वो सबकी है। आप होरी के चरित्र को देख करके समस्त भारत के किसानों की क्या क्या स्थितियां होंगी उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि इसमें किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं। जब हम बात करते हैं मालती की, मालती कौन है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो हम बताते तो चलेंगे ही बीच बीच में। मालती या सरोज, सरोज कौन है? सरोज आता है समझ कौन है? ये समस्त जो आधुनिक नारियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। शादी नहीं कर रही हैं, पुरुषों के साथ घूमती फिर रही हैं, बाहर से आई हैं विदेशों से डॉक्टरी उक्टरी करके, कह रही हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। ऐसा कहाँ होता है? परंपरागत समाज में ऐसा नहीं होता है। तुम पैदा हुई तो शादी करो, बच्चे उत्पन्न करो। यही एक नारी को, जब नारी का संपूर्ण अगर नारीत्व की परिभाषा दी जाए तो उसमें कहा जाता है कि एक नारी वही है जो मां बन जाए। यानी कि इसीलिए क्योंकि सृजनात्मकता की जो क्षमता है वह नारी के ही अंदर है। मतलब इस प्रकृति को चलाने की जो क्षमता है वह एकमात्र नारी के अंदर है। एकमात्र कहने का मतलब है बिना पुरुष के सहयोग के कुछ नहीं। परंतु अगर बात करा जाए, अगर इस तरीके की बातें कुछ कही जाती हैं कि अगर समस्त पुरुषों को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, भेज दिया जाए कहीं दूसरे प्लैनेट पे, तो भी सृष्टि चल जाएगी। कैसे चल जाएगी?
कहीं ना कहीं किसी ना किसी नारी के गर्भ में कोई बच्चा होगा, वो आगे सृष्टि को चला लेगा। अगर समस्त नारियों को ही हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, समस्त नारी, छोटी बड़ी बच्ची सबको, तो सृष्टि की सृजनात्मकता खत्म हो जाएगी। तो नारी को क्या माना गया है? परंपरागत समाजों में नारी को, नारी की जो पूर्ण परिभाषा है और जो नारीत्व की परिभाषा है वह यह है कि आप तभी एक नारी की परिभाषा में फुलफिल फिट बैठती हो जब तुम बच्चे को जन्म दे दो। सरोज, मालती इन सब की विरुद्ध मॉडर्न रहना पसंद करती है। पुरुषों का सह मेल ये आधुनिक समाजों की देन है। इक्वालिटी, बराबरी, शिकार पर जारी अकेली नारी, 5 पुरुष। समझ रहे ना आप लोग? तो ये यहां पर किसको प्रतिनिधित्व दे रही है? ये प्रतिनिधित्व दे रही है आधुनिक नारी को। अगर मैं गोबर की बात करूं, गोबर कौन है? होरी का लड़का है। तो गोबर केवल एक 16 वर्षीय लड़का नहीं है। गोबर केवल गोबर नहीं है। गोबर कौन है? एक आधुनिकता भरे समाज में जो एक आधुनिक पुरुष की सोच होती है कि सहुआइन हो या राय साहब हो या दाता दीन हो या माता दीन हो, जो भी है अपने घर रहे, पंडित है तो क्या हुआ? गोबर कहता है कि इतने पाप कर्म कर रखे हैं, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? भूखे पेट भजन करके दिखाएं तो पता चले। गोबर वर्ग संघर्ष को, गोबर जाति पाति को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। गोबर कहता है भगवान के घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब यहीं पर आकर के ये सब हमने बनाया है। गोबर किसका? गोबर आधुनिकता का, गोबर आधुनिक पुरुष का प्रतीक है जो सभी उन मॉडर्न मेल मेंबर्स को, या जो इक्वालिटी पे बात करता है, जो बात करता है कि कोई कर्म नहीं, कोई पूर्व कर्म और ये सब ये नहीं होता है, हम यहीं पर अपनी इन कर्मों के आधार पर ही अपने को बड़ा और छोटा कर पाते हैं। होली वही क्यों मनाएंगे? हम मनाएंगे होली, हमारे पास पैसा है बहुत, हम जूनिया शादी करेंगे, जूनिया विधवा है, हम शादी करेंगे जूनिया से, शादी के पहले हम बच्चा पैदा करेंगे। समझ रहे हो? 1936 में, 34 में लिखा जा रहा है, 36 में आ रहा है। उस समय के समाज के हिसाब से, आज तो फिर भी कॉमन हो गई ये सब चीज, उस समय के समाज के हिसाब से गोबर चैलेंज कर रहा है सोसाइटी को। गोबर चैलेंज कर रहा है किसको? सोसाइटी को। कह रहा है कि मैं तक साथ घूमती, बिल्कुल ठीक है। धनिया, धनिया बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी महिला। बाकी महिलाओं को दिखाया है, सोना के जिसके साथ शादी कर दिया चली गई, रूपक से इसके साथ शादी कर दिया चली गई। समझ रहे हैं? धनिया क्या है? एकदम क्रांतिकारी। चलो पुलिस को कह रही है, भरी समाज में उसे थप्पड़ मार देता होली, बात नहीं करती होली से। तुम मेरा रोष देखो, मैं भी कोई वो नहीं हूं तुम्हारे पैर की जूती, शादी करके लाए हो मुझसे, मेरी भी सुनो, मैं कह रही हूं सही कह रही हूं। उसी ने मारा है हमारी गाय को, जाकर के उसके घर में लो तलाशी। जब इतना ही सच्चा था तो भाग क्यों गया? भरी जनता में हो रही थप्पड़ मार देता है, बात नहीं करती किसी से, रहती है उसी घर में, रहूंगी, बात नहीं करूंगी। ये मेरा तरीका है असहयोग आंदोलन करने का, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। रफली तरीके समझ आ गया कि कैसे यहाँ पर ये वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई। भाषा में लिखवाऊंगी, मैं इसको भाषा में लिखवाऊंगी, आप परेशान मत होइए। एक सवाल तो इस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसमें से और सवाल कैसे पूछा जाता है, ठीक है। और सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पूछा गया गोदान, एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2, गोदान भारतीय कृषि, जो भारत में जो कृषि है, भारतीय कृषि जीवन का या कृषक जीवन का ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत
उदाहरण, ज्वलंत सॉरी उदाहरण नहीं, दस्तावेज, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। इस कथन की, एक सवाल ये पूछा गया है, इस कथन की 100 उदाहरण व्याख्या करें। यानी कि उदाहरण सहित 100 उदाहरण, यानी कि उदाहरण के सहित इसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखनी है जहां पर आपको ये लग रहा है, हमने अभी क्या कहा कि संपूर्ण भारत में जो कृषि पद्धति थी, जो शोषण था जमींदारों के द्वारा, राय साहब के कारिंदे बस उसके घर में नहीं जाते डकैती डालने, नहीं तो राय साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हो रही घर में। डन। डन जी। समझ गए? इस तरीके के सवाल लिख लोगे? बताओ, जिसने पढ़ा हुआ है इस तरीके के सवाल लिख लोगे? मैं तो लिखवाऊंगी, मैं तो सवाल लिखवाऊंगी आपको, ठीक है, पर आप लिख लेंगे? बताइए। आप लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं, और किस तरीके के सवाल आते हैं? व्याख्या वाले सवाल आते हैं, व्याख्या करनी है। इसलिए कह रही हूं कि खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्याख्या में कैसे पूछता है आपसे? 2016 में एक सवाल पूछा, ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं। जब हाथ में रुपए आ जाएं, जब हाथ में, लिखते जाना भाई मेरे साथ साथ, रुपए आ जाएं, जब हाथ में रुपए आ जाएं, गाय ले लेना, गाय ले लेना। ठीक है, 30 रुपए का, 30 रुपए का कागज, यानी कि कागज लिखने पर कहीं कहीं 25 रुपए मिलेंगे। 25 रुपए मतलब 5 रुपए प्रोसेसिंग फीस लग गई, नहीं, 25 रुपए मिलेंगे। और 3-4 साल तक न दिए तो क्या हो जाएगा? तो पूरे 100 हो जाएंगे। भाई किस हिसाब से ब्याज लग रहा है? पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि
कर्ज वह मेहमान है, मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। 2016 में यूपीएससी में पूछा है सवाल, यूपीएससी सीएससी 2016, ठीक है। 2016 में ये सवाल आपसे पूछा है, व्याख्या करनी है। तो ऐसा आपको मिलेगा, तो पहले तो याद करिएगा कि कहाँ से हमें ये पूछा गया है, कहाँ से ये पूछा गया है, ठीक है। फिर याद करके इसको संदर्भ में लिखना है, इसका प्रसंग क्या है, कब की बात है, और क्या इसकी व्याख्या हो जाएगी। पूरा लिखना बताऊंगी आप लोगों को अगली क्लासेस में। अभी आज के इसमें ट्रायल है खाली। हॉरर फिल्म नहीं होती, हॉरर फिल्म के ट्रायल आपने देखे, वो जो ट्रेलर मिलते हैं, ट्रेलर ऐसा होने वाला है, तो अभी मौका है, ठीक है, पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेलर है हॉरर फिल्म का, ऐसे सवाल पूछता है। तो गोदान को जितनी बार पढ़े रहोगे एकदम से देख लो ये कहाँ पे बताया गया है ये। और ये क्या है, ये उस सामंतवादी पूंजीवादी ऋणजाल की व्यवस्था को दर्शा रहा है। जो ऋणजाल की व्यवस्था क्या है, क्या कह रहा है कि 30 रुपए देगा ब्याज पे, और पूरी प्रोसेसिंग वगैरह काट के फीस 5 रुपए काट लेगा, 25 मिलेंगे। 30 का कागज लिखवाएगा, इनकी कहीं पर कुछ संपत्ति जमीन जायदाद जो भी होगी घर बार, उसको लिखवा लेगा कागज पर। और हमारे भोले किसान बेचारे, है ना, कई जगह पर आप देखेंगे इलिटरेट होंगे, और उस आधार पर 25 रुपया जो है इनको मिल जाएगा। 25 रुपए में अगर 3-4 साल तक पैसा ना दिया तो सीधे सीधे क्या हो गया, 100 रुपए बन जाएगा। पूर्व अनुभव यानी कि जो पहले पैसा लिया है तो इसी तरीके से ब्याज बढ़ा के पैसा वापस करना पड़ा है। ये होरी के एक्सपीरियंस है जो कि काफी वर्स्ट है, ठीक है। तो हमें इसकी व्याख्या करनी है, हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन, गोदान को अगर नाटक के रूप में लिखते तो क्या जोड़ते और क्या हटाते, पढ़ेंगे हर्षित, इन सब चीजों पर भी आएंगे। कह रहे कुछ लिखवा दीजिए, लिख सकते हैं और सही लिखेंगे या नहीं कह सकते, कोई बात नहीं अर्पिता। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये जो विश्वास है आपके अंदर कि लिख सकते हैं, दैट इज मैंडेटरी, यही चाहिए बस मुझे, है ना। हर एक स्टूडेंट ये सोचे कि मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, सही है नहीं है, कितने शब्द लिखे मेरे लिए अभी मायने नहीं रखता, बाद में रखेगा, ठीक है, अभी नहीं रखता है। ओके जी, ओके। सेटिस्फाई नहीं है अपने आंसर से, कोई बात नहीं हर्षित, कैन ट्राई, बहुत अच्छे। कंचन, अमित, कंचन वेरी नाइस, विशाल बहुत अच्छे, पंकज बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, है ना। अभी हमें सिर्फ ये हिम्मत दिखानी है कि हम इस काम को कर सकते हैं, है ना। अब हमने ओखली में सिर दे लिया है, अब ऊपर मूसल पड़े उनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं डराऊंगी, बार बार मैं डराऊंगी आपको, ठीक है, डरना नहीं है, एकदम निडरता से खड़े रहना है। जो इंसान निडरता से सस्टेन तरीके से खड़ा रहता है कभी मार नहीं खाता, ठीक। चलिए, तो ये पूछा था आपसे 2016 में, इसे कैसे लिखेंगे उसको बाद में जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सूद भरते भरते इंसान की यहाँ पर जो है जान निकल जाती है, इतना बुरा हाल है ना। चलिए जी, यहाँ पर ये जो सवाल है पिछड़े वाला, ये पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा, है ना, मेंस मुख्य परीक्षा 2020 में। तो यहाँ से हर साल सवाल आता है, हर साल सारे सवालों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, धीरे धीरे आपको वार्म अप करा रही हूँ मैं, है ना। ये सब क्या है, आपके सवाल हैं। तो लिखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिखना शुरू करें, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें ये लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना, किया ही नहीं है हमने तो कुछ, ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लिखिए,
हेडिंग डाल लीजिए, गोदान में पीढ़ी संघर्ष कहां कहां दिखाई देता है। अगर आपको इससे सवाल बन जाए, इसमें सवाल बन जाए आपको कि गोबर और होरी हालांकि कई चरित्रों में दिखता है। जब मथुरा जो पति है, किसका पति है मथुरा, बताओ। होरी का दामाद है मथुरा, है ना। कौन सी बेटी का पति है, जल्दी बताओ। जब इसमें सारी चीजें दिखाई गई हैं, आप जब होरी को देखोगे तो बेमेल विवाह है। होरी की जो छोटी बेटी है बेमेल विवाह है, बेमेल विवाह की समस्या, दलित समस्या। वो लड़की जो होती है वो माता दीन दाता दीन अपने घर में ले आते हैं, क्या नाम है, जल्दी से बताओ। नाम कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसको जब वहां पे मतलब तड़पाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, और मतलब वैसे उसको एज अ रखेल रखते हैं। मतलब दलित जो कम्युनिटी है सो कॉल्ड, वहां पर आप अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर ले रहे हो उस औरत से, वहां पर तुम्हारा धर्म आड़े नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए। उसके हाथ का बना नहीं खाओगे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्या मतलब समझा जाए इसका। तो दलितों का शोषण भी दिखाया है, ऋण जाल भी दिखाया है होरी के प्रति। सारा ईख बेच करके भी उसका ब्याज भी नहीं चुका पाता, मिल में से आता है कपड़ा भीगा हुआ पसीना, पूरा साल जो मेहनत करा उसका 1 रुपये 1 चवन्नी नहीं मिल पाया कि अपने बच्चों के लिए 1 रुपये का कुछ ले भी आए बेचारा। ऋणग्रस्तता दिखाई गई है, शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच में द्वंद्व दिखाया गया है। आप उधर देखो और इधर देखो, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वहां पे लोग न जाने कितना रुपए लुटा दे रहे हैं लोगों के ऊपर, अपने शौकों के ऊपर। ट्राइबल कम्युनिटी भी दिखाई है, और ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति जो घृणा का भाव मालती के मन में है, वो वन कन्या याद है, वन कन्या जो ला करके हांडी में दाल बनाती है, पकाती है, क्या ला के दवा भी लगा देती है जंगल से। देखने में सुंदर नहीं है, बस जलन हो जाती है मालती को। कम्युनिटी उसके भी प्रति यहाँ पर घृणा का भाव दिखाया है। महिलाओं के प्रति शोषण की व्यवस्था दिखाई है, ठीक है। बेमेल विवाह हो ही गया। जाति, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब, हर प्रकार के भेदभाव यहाँ पर दिखाए गए हैं। हर उत्तर के अनुसार उसे मोल्ड करेंगे हम, हर उत्तर के अनुसार उसे क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। नाम बताइए फटाफट से। सोना, सिलिया, वेरी गुड जी। अनुज, वेरी नाइस बच्चे, ठीक है। ठीक है भाई, कमेंट नहीं दिखने के कारण दिक्कत तो आ रही है। गोदान में पीढ़ी संघर्ष लिखिए। गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचना है जो 1936 में प्रकाशित हुई। इस समय
का समाज कई संक्रमणकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा था। एक तरफ देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तमाम संघर्षों एवं आंदोलनों को देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपन्नता तथा गरीबी के सताए ग्रामीण जीवन में होरी जैसे रणजाल में फंसे किसानों को देखो, ये जो मैंने लिखा ये ऐसे लिखा, यानी कि ऐसे कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई सेंटेंस फॉर्मेटिंग सही ना बैठी हो सकता है आप कुछ और कहना चाहते हो, कहना तो यही चाहते हैं, आपका लिखने का तरीका कुछ और हो सकता है। आपको लिखना वैसे ही है, शुरू वैसे ही करना है कि हमें पहले बताना है, तो तमाम शुरू नहीं हो जाना है, तुरंत गोबर और होरी करना नहीं शुरू कर दे। हमें बताना है कि गोदान कब लिखा जा रहा है। गोदान जब लिखा जा रहा है तो उस समय की परिस्थितियां क्या है, क्योंकि गोदान एक तरीके से उस समाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सोसाइटी उस समय चल रही है। सोसाइटी कैसी है, उस समय का समाज कैसा है। समाज में 1936 ये कौन सा दौर है, जब यहाँ पर 1920 1940 की तैयारी हो रही है, 1942 के आंदोलन की तैयारी हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है। यहाँ पर ये वो दौर है जिस समय पर तमाम हमारे जो, चाहे वो गरम दल हो, चाहे वो नरम दल हो, चाहे वो जो है अम्बेडकर जी हो, चाहे जो हो, जो उस समय पर जब समाज में वो चीजें आ चुकी है, फ्रांसिस रिवॉल्यूशन किसे प्रेरणा हम ले चुके हैं, हमें स्वतंत्रता, इक्वालिटी, यूनिटी, इन सब का पता चल चुका है। ये समाज में एक तरफ वो चीजें घट रही हैं, दूसरी तरफ आज भी होरी को कोई मतलब नहीं है कौन आने वाला है। गांधी जी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, नेहरू बन जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए आज पेट की आंच बुझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें पता है कि बस सहुआइन से मैं 2 रुपए का तंबाकू ले और पी लूं। तो आज भी आप देखेंगे भाजपा आए, कांग्रेस आए, एनडीपी आए, कोई आए, रिक्शा वाले कोई मतलब नहीं, वो रिक्शा ही चलाएगा बेचारा, किसी का राज आ जाए, ऐसा उनका मानसिकता है, ऐसा उनका सोचना है पूर्व अनुभवों के आधार पर। तो हमें इसकी पृष्ठभूमि बताते हुए चलना है पहले। तो आप ये सब चीजें लिख लो फटाफट से, आप पहले ये चीजें लिख लीजिए। लिख लिया या नहीं? एक तो आपके ना कमेंट बहुत देर में आते हैं मुझे, ठीक है। हाँ, ऐसे नोट्स बनाने रूबी, ठीक है, ओके, लिख लिया। ये लो, मैं साइड हो जाती हूँ, लिख लो फटाफट से।
लिख लिया? जी लिख लिया? कोई परेशानी? कमेंट नहीं दिखने से मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। लिख लिया? ओके चलिए। गोदान का ये काल उस समय को दिखाता है जहां एक तरफ जो मध्यकाल है, मध्यकाल में क्या है? मध्यकाल में जो इसमें दिखाया है, मध्यकाल में वही शक्तियां हैं। मध्यकाल में जो पूंजीपति वर्ग है वही भगवान है। उसके पैरों के नीचे अपने गर्दन दिए रखो, ठीक है? मध्यकाल। तो मध्यकाल का जो भवन था वो ढह रहा है। क्यों ढह रहा है? प्रेस आ चुकी है भारत में, कई बुद्धिजीवी उस पर बात कर चुके हैं, मूल्यों पर। कई बुद्धिजीवी फ्रीडम की बात बता चुके हैं। कई बुद्धिजीवियों ने अपनी आत्मनिर्भरता की बात की है। कई लोगों ने स्वयं को केंद्रित करके मूल्यों की बात करना शुरू कर दिया है। तो गोदान का ये काल उस समय को दिखाता है जहां एक तरफ मध्यकालीन तत्व कमजोर एवं आधुनिकता के मूल्य पहली बार अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। एक और जहां कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं क्षीण यानी कमजोर हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योगों आदि का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। दूसरी ओर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं। गोबर शहर में क्यों जाता है? गोबर क्योंकि आधुनिक मूल्यों को स्थापित करना चाहता है। वहां कोई जाति पाति नहीं है, वहां नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, उद्योगों में काम करना है। मजदूर मिल मालिक के खिलाफ क्रांति का ऐलान करते हैं, हड़तालें, स्ट्राइक, हमें नहीं करना है ये काम। ये सब किसकी चेतना है? ये आधुनिक वर्गों की चेतना है। अभी तक क्या होता था? खेती पे 2 रुपया भी दे दिया, खाना भी खिला दिया तो सारा दिन काम करते थे। अब मैं भी कुछ हूं, मैं भी एक पर्सनल आइडेंटिटी हूं,
ये चेतना विकास ले चुकी है, ये चेतना यहाँ पर आ चुकी है। लिखें। लिखिए। जी, नोटेड। ओके जी, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं, अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं, ठीक है? और बबली जी कैसे हैं? बबली जी, अमित जी, ये सब हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है? ओके जी, ओके। ठीक है, लिख लिया। तो कौन सी व्यवस्थाएं हैं? अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेशन बढ़ रहा है, मूल्य आ रहे हैं, समानता, जो ये पूंजीवाद थे, जो 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 घर लिख लेते थे, कागज लिख लेते थे, अब बच्चों में चेतनाएं आ रही हैं। अब बच्चों में चेतनाएं आ रही हैं। आप देखेंगे मदर इंडिया टाइप की मूवी, तो वहां पर क्या है, यही सब तो दिखाया है ना? तो जब ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं, समाज में परिवर्तन, समाज में तेजी से होते हुए परिवर्तनों, तेजी से होते हुए परिवर्तनों के साथ स्वाभाविक तौर पर पीढ़ी संघर्ष को देखा जा सकता है, ठीक है? आगे हम अपने मुद्दे पर जो पूछा गया था, तो पीढ़ी संघर्ष को यहां से हम दिखाना शुरू कर देते हैं। पीढ़ी संघर्ष को हम यहां से दिखाना शुरू ठीक है, करिए शुरू। ठीक है, इन संघर्षों की आज भी आपके दादाजी और आप, एक गैप है ना, जनरेशन गैप, उन्हें कहिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना है मुझे लड़की के साथ, और लड़की कहे मुझे लड़के के साथ रहना है। या आप ये कहें कि जिससे मेरी शादी होगी, पहले मुझे 1-2 महीने उसके साथ ऐसा करें, छोड़ दें आप कहीं पर, मैं साथ में रहूं, जानूं, समझूं कि किस तरीके की प्रवृत्ति है उसकी, मेरी मैच हो भी पाएगा जीवन की नहीं, उसके बाद आई डिसाइड कि आई मैरी और नॉट। भाई साहब, तूफान आ जाए दादाजी जिंदगी में, नाक कटा दी तुमने हमारी, इतने अच्छे संस्कार हमने तुम्हें दिए थे, ये क्या बदतमीजी है। तो ये क्या है? जनरेशन गैप। यू आर एक्सेप्टिंग बट दे आर नॉट,
हो सकता है किसी घर में क्रांति हो जाए इससे। कोई लड़का किसी लड़के से के साथ रहना चाहता है और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी किसी लड़की से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वीमेन। लड़की का आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैन। अभी एक और नया चला कि मैंने खुद से खुद की शादी कर ली है। नाम बताएं क्या है लड़की का नाम, पता है आप लोगों को? मैंने खुद से ही खुद की शादी कर ली, खुद को माला पहना ली, मांग भर ली, सिंदूर भर लिया, मुझे मन था। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा गया? इस नई प्रकार की पद्धति को क्या कहा गया बताएं? अभी तक तो क्या चलता था? अभी तक चलता था बाइसेक्सुअल, अभी तक चलता था लेस्बियन, गे, लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियन। अभी एक नवा आया है, मैंने खुद से ही खुद की शादी कर ली, खुद ही दूल्हा खुद ही दुल्हन, खुद ही फेरे ले लिए। नाम बताओ भाई लड़की का, करंट अफेयर्स पढ़ते हो कि नहीं? तो यहां पर वो हम जज नहीं करेंगे किसी को, हम जज नहीं करेंगे। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज। सामने वाले को कैसा लगा उसने किया, हमें जैसे कुछ चीजों को बुरा मानने का अधिकार है, सामने वाले को अच्छा मानने का अधिकार है भाई, वो उसका अपना इच्छा है। कभी किसी को जज मत करिए। कोई स्मोक कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ, उसका अपना। मुझे बुरा लगा, ये मेरा है पर्सनल, उसको अच्छा लगा वो कर रहा है। तो जैसे मुझे बुरा का कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं भी तो किसी के अच्छे का रिस्पेक्ट करूं ना। आप मुझे पर्सनली, मैं अगर अपने लिए बोलूं, मुझे पर्सनली स्मोक, लिकर आई डोंट लाइक फॉर माई सेल्फ, इट्स जस्ट हेल्थ, इट्स जस्ट फॉर द, मुझे नहीं पसंद। बट दूसरा कोई कर रहा है उसे करने दो। अब सोलोगैमी है, होमोसेक्सुअलिटी है, LGBTQ है, दे आर द फ्रीडम ऑफ देम, उनकी फ्रीडम है। तो यहां पर क्या है, जो हमारे दादाजी हैं वो इन मूल्यों को अपनाना नहीं चाहते हैं और हम अपनाना चाहते हैं, तो क्लैशेस। तो ये संघर्ष क्यों हुआ? इस समय में पीढ़ी संघर्ष इसलिए हुआ, क्यों हुआ? पीढ़ी संघर्ष इसलिए देखा गया या इसलिए हुआ क्योंकि पुरानी पीढ़ी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंपराओं को क्या नहीं करना चाहती है? छोड़ना नहीं चाहती है, नहीं चाहती है। एवं जो गोबर वाली पीढ़ी है, गोबर नहीं लिखेंगे, नई पीढ़ी नए प्रयोग करना चाहती है, नए प्रयोग करना देखना चाहती है कि लड़का लड़की के साथ रह के 1-2 महीने कैसे बात बनती है, कैसे लिव इन रिलेशनशिप में। ये सब चीजें एक्सेप्टेबल है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो जाती है सब चीजें। शादी से पहले कोई बात भी नहीं करता था, अभी साथ में रह लो, ठीक है? बताएं। कोई बच्चे हंस रहे हैं। यूनिसेक्सुअल थोड़ा हुआ, वो यूनिसेक्सुअल नहीं हुआ भाई। खुद से खुद की शादी क्या कहलाती है? किसी ने पढ़ा ही नहीं, न्यूज नहीं पढ़ा। गुजरात की लड़की है, नाम बताइए। बताएं। बताएं क्या कहा जाता है उसे? नहीं पढ़ा आप लोगों ने, किसी ने भी? उसे कहा था सोलोगैमी। नया शब्द सीखो, सोलो। जब हम कहीं अकेले ट्रिप पे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सोलो ट्रिप। तो जब मैं अकेले शादी कर रहा है कोई आदमी तो उसे कहा जाता है सोलोगैमी। गुजरात के वडोदरा की लड़की है, पहला केस भारत में। गुजरात के कहां की? वडोदरा की। 24 साल की लड़की है, 24 साल की लड़की है एक,
है ना। नाम क्या है, बिंदु बिंदु करके कुछ था भाई, है ना। लिख लिया आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना। पहली बार सोलो गेम हुआ भारत में। ठीक है, शमा बिंदु, शमा बिंदु ने 11 जून को शादी कर ली खुद से ही, अभी 11 जून को। ठीक है, इसे कहा गया सोलो गेमी। जो इंडियन सोसाइटी है और जो सोशल इश्यूज हैं आपके पेपर 1 पेपर 2 में, जीएस में, उसमें काम आएगा। कहे सोलो गेमी को डिफाइन करो क्या है। ठीक है, तो ये सब है। नाम उम नहीं लिखना है, हमेशा अवॉइड करें नाम लिखने से। हिंदी साहित्य में नाम लिखने से अवॉइड नहीं करना है आपको। जैसे जीएस में नाम उम लिखने को अवॉइड करें। जीएस के पेपर में थोड़ा अंतर होता है, लिखते लिखते आपको चीजें आ जाएंगी। हिंदी साहित्य में तो कैरेक्टर का नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे बात चलेगी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट लिखें जीएस में। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लिखें। अवॉइड करें इन सब नामों को लिखने से। प्रधानमंत्री लिखें, देश के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री ने ये चीज लॉन्च करी, अनाउंस करी। पर्सनल नाम लिखना बंद करें। अगर किसी को किसी पार्टी विशेष से कोई परहेज है, कोई दिक्कत है, उसे रिफ्लेक्ट ना करें अपने आंसर में कि मैं तो खाटी ये वाला हूं, खाटी ये वाला हूं। रिफ्लेक्ट ना करें, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी अपने पास रखें। ठीक है, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी अपने पास रखेंगे। आप मार्क्स को माने, आप कांग्रेस को माने, आप आरएसएस के बढ़िया कार्यकर्ता रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजी को अपने पास रखें, याद रखें इन सब चीजों को। ये सब चीजें बीच बीच में बताती रहूंगी। तो संघर्ष क्यों हो रहा है? दादाजी अपनी चीज छोड़ना नहीं चाहते। परंपरा यही कहती है हल्दी लगाओ, मंडा कराओ, घोड़ी बैठो, और नई परंपरा नए प्रयोग करना चाहती है। दलित कम्युनिटी के व्यक्ति भी घोड़ी बैठना चाहते हैं शादी वाले दिन। वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, कई जगह दंगे हो जाते हैं, देखा है आपने ये सब चीजें। तो ये क्या है, वो कह रहे हैं भाई हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी तो बराबर हैं। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, सो कोल्ड, जो ये कहते हैं कि नहीं इस पर हमारा ही अधिकार है, तो वहां पर संघर्ष होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? संघर्ष होता है। ठीक है, तो लिखिए आगे। गोदान में कई पात्रों के माध्यम से पीढ़ी संघर्ष को दिखाया गया है। पीढ़ी संघर्ष को दिखाया गया है, दिखाया गया है। कहीं पर थोड़ा कम एवं कहीं पर ज्यादा। कहीं पर थोड़ा कम है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ओके। चलिए, यहां पर एक लड़की है, आपने तो नाम सुना ही है, भोला की लड़की है जुनिया। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, भोला एवं उसकी बेटी जुनिया। जुनिया से ही तो गोबर शादी करता है ना, जुनिया से उसका गोबर शादी करता है ना। गाय लेने आते हैं भोला घर पे, प्रेम हो जाता है जुनिया से गोबर को। ठीक, भोला एवं उसकी बेटी जुनिया के बीच संघर्ष है। कौन सा संघर्ष है? जुनिया चाहती है कि विधवा की कोई जिंदगी नहीं होती, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मैं भी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। जुनिया के भीतर विधवा या कम उम्र में हो गई विधवा
लड़की के तनाव तथा उससे उभरने हेतु स्वतंत्रता की मांग है। स्वतंत्रता की मांग को लेकर संघर्ष। भोला ने अपनी लड़की की शादी करी थी, मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए, जुनिया का पति मारा गया। अब जुनिया आ गई अपने घर, जुनिया की भाई हैं भाभी हैं, उनको पसंद नहीं है। भारतीय समाजों में ऐसा ही देखा जाता है लगभग। अभी क्या है, भाभी और नंदे दोस्त बन गई हैं। अभी क्या है, अभी आप देखोगे भाभी कहती है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड दीदी या सिस। पहले नंदे तो होती हैं ऐसी हैं, एक नंबर की मक्कार है, आ गई हमारी छाती पे मूंग दलने। कौन किसकी छाती में मूंग दलता है, वो अपना कर ले बेचारी। नहीं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ग संघर्ष है भोला के बीच में और जुनिया के बीच में। जुनिया चाहती है कि भाई अब मैं अपना जो है स्वतंत्रता देखूं, मैं क्यों ना, इसी समाज से भागती है, इसी तो गोबर के साथ चली जाती है वहां पर। ठीक है, समझ रहे हैं? डन। क्या कह रहे हैं हर्षित? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? अच्छा, सोलोगैमी के बारे में नहीं पता। अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा तुम्हारा। ठीक, चलो ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है, ये इस मांग को लेकर के एक संघर्ष है इन दोनों के बीच में। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई। भोला और उसकी बेटी जुनिया के बीच में यही सब चीजें लिखनी है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे। राय साहब वैसे तो बहुत खुश हैं, अमीर भी हैं। राय साहब और उनके बेटे के बीच विवाह को लेकर संघर्ष देखा जा सकता है। संघर्ष देखा जा सकता है। साथ ही सरोज एवं उसके पिता के बीच लड़कियों की स्वतंत्रता को लेकर के सरोज कहती है कि भाई हम फ्री हैं यार अपने डिसीजन लेने में, है स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष है। ठीक है, डन। आगे लिखें। होरी एवं उसके बेटे गोबर में पीढ़ी संघर्ष गोदान में कई अवसरों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान आकर्षित करता है। लिख लिया? कहाँ ध्यान आकर्षित करता है, लिखें इसे फटाफट से। लिख लिया सभी ने?
लिख लिया? डन। होरी, होरी गांव में रहने वाला परंपरावादी किसान है, किसान है जो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, मर्जाद, मर्जाद बिरादरी आदि को, आदि को सर्वोपरि समझता है। यही सर्वोपरि है भाई मेरे लिए तो, ठीक है, यही सर्वोपरि है, ठीक है। अपनी परिस्थितियों, अपनी परिस्थितियों तथा दुर्गतियों के लिए, दुर्गतियों के लिए कर्मों को, कर्मों को जिम्मेदार मानता है, मानता। वही दूसरी ओर गोबर, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, शहरी, शहरी, शहरी लिखिए इसे, शहरी जीवन, पूंजीवाद, पूंजीवाद, नगरीकरण, नगरीकरण आदि, आदि को सभी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार बताता हुआ, कर्मों के, कर्मों के सिद्धांतों को नकारता है। यही संघर्ष है। वो कहता है ये होता ही नहीं कर्म, वो कहता है हमने ऐसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए हमें ये चीजें आई है, ठीक है। डन। लिखें इस चीज को, लिखें इस चीज को, लिखे जल्दी से। होरी नहीं, गोबर यही लोकवाद, यानी कि वो कहता है कि इसी लोक में सब कुछ है। यही लोकवाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों, मूल्यों पर बात करता हुआ होरी के परंपरावादी सिद्धांतों का, सिद्धांतों का खंडन करता हुआ, करता है, ठीक है। ये क्या करता है यहाँ पर, इनका खंडन कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? जी।
लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक की चीजें? लिख लिया? बताओ, ये सारी चीजें लिख ली हो तो थोड़ा सा मैसेज करें अब आप मुझे कि कुछ भी समझ में आई हैं चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं, मर्जाद, इज्जत, ठीक है, इज्जत, ठीक है, ओके विशाल। मर्जाद, मेरी तो मर्जाद इसी में, मेरी मर्जाद जाती रहेगी। नहीं तो गांव में नहीं होता एक स्टेटस जो होता है, लोग अपने आप भी बना लेते हैं कई बार। जी भाई, संजय जी का कंसर्न भी देखना, सभी बच्चे जो पुराने हैं, है ना। हाँ तो ठीक है भाई, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई आप लोगों को तो हम बाकी चीजें कल डायलॉग्स जो है, जब ये कहता है गोबर, जब वो कहता है होरी कि भाई वो पंडित है, उनके अंदर पांडित्य विद्या है, एकदम से श्राप दे देंगे। गोबर कहता है कि बहुत खा रहे हैं एकदम से हमारा सबका, नोच रहे हैं हमें, गिद्ध है वो एक नंबर के, इतना कुक्रम करते हैं तो पूजा कर लेते हैं, खाली पेट करके दिखाएं पूजा, पागल हो गए हैं वो लोग। हम मनाएंगे इस बार होली। तो यहाँ पर आप लोग इन सब चीजों को नोट कर लो, ये पीडीएफ में डलवा दूंगी, पिछली पेंडिंग है 3-4, क्योंकि क्लासें सारी अपलोड हो गई थी। अब कोई भी बच्चे को मेरे हिसाब से इशू नहीं होगा। आज थोड़ा सा ऐप का इशू आया है ना, आज थोड़ा सा क्या आया है, ऐप का इशू आया है कि उसमें मैं कमेंट नहीं पढ़ पाई आपके लाइन बाय लाइन। बाकी ये चीजें भी मेरे हिसाब से अपडेट हो रही हैं, चीजें हो रही हैं भाई, उस दिशा में काम चल रहा है, तो ये आपके 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, है ना। हाँ, ओवर कर रहे हैं अनुज जी, बिल्कुल ओवर कर रहे हैं। अब कितना है और अब और ज्यादा बचा है, डायलॉग्स बचे हैं। डायलॉग्स को कल नोवेल लेके बैठना है, उपन्यास लेकर के बैठना है। बेसिक टेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, ना मेरा नोट्स ना किसी और का नोट्स। पहले बता देती हूँ मैं आपको, बेसिक टेक्स्ट आपको जरूर रीड करना है, उसको लेकर बैठे। पेज नंबर बताऊंगी मैं, इस पेज पर आगे पीछे होगा, किसी का अगर ज्यादा पन्नों वाला है, किसी का अलग पब्लिकेशन है। मैं ये वाला पढ़ती हूँ, मेरे पास ये है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये वाला ले सकते हैं। राजपाल जी का काफी ऑथेंटिक माना जाता है, राजपाल जी का, तो इसको ले लीजिए। ये कवर है इसका, आप इस किताब को जरूर खरीद लें। इसमें लिखा है 145, ऑफ करके मेरे से 100 रुपए की मिलती होगी, देख लेना आप लोग इसको, ठीक है। तो ये आप खरीद लेना, ताकि हम अपना पेज नंबर पे मैं आपको डायलॉग बताऊंगी कि इस डायलॉग को यहाँ से देख लीजिए, तो वो सारी चीजें आपको करनी है मेरे साथ ही, है ना। और क्वेश्चन आंसर अभी ना लिखे, अब कल परसों में एक ट्राई करेंगे कि कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा देखेंगे उस चीज को। बाकी चीजें जैसे ही होती जाती हैं हम लोग उन्हें डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। क्लासेस में सिर्फ संडे का गैप होगा, अगर कोई तबियत किसी दिन नहीं है ठीक, तो वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस करते रहेंगे, है ना, क्लासेस करते रहेंगे। क्या तारीख है आज? 1 जुलाई, है ना। सितंबर तक इसे हम कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं कि सितंबर तक ये चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट होती चली जाए, ताकि हम आपको चीजें और बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके, ठीक। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बच्चे, ठीक है। हमें प्रॉब्लम हो रही है, अर्पिता जी किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही बच्चे? 2 शिफ्ट में क्लास ले लीजिए, अच्छा चलो देखते हैं। हाँ जी बताएं अर्पिता जी, कैसी दिक्कत हो रही है, किस तरीके की दिक्कत हो रही है, एक बार बताएं। आप कहेंगे मैं 2-2 घंटे की 2 क्लास ले लिया करूंगी रोज, 1.5 घंटे की 2 ले लिया करूंगी, ठीक है, बता देना जैसे भी आपका मन हो। चलिए थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं कल 11 बजे। ओके जी।